यादव दिल्ली रवाना हुए हैं और सीटों पर फीडबैक लेकर दिल्ली की रवानगी उनकी हुई है। बीजेपी ने अपने कोटे की सीटें तय कर ली हैं। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कुछ सीटों पर जेडीयू से अदला बदली पर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में सीट बंटवारे के मुद्दे पर भूपेंद्र यादव बैठक करेंगे। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस की भी मौजूदगी रहने वाली है। पार्टी में बात पक्की होने के बाद जेडीयू से भी बातचीत की जाएगी। जेडीयू नेता ललन सिंह और आरसीपी सिंह से बातचीत होगी। बीजेपी के नेता ही चिराग के साथ अलग से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। एनडीए 2 से 3 दिनों में सीटों का ऐलान कर सकता है। और सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। साकेत, ये माना जाए कि अंतिम मुहर, अंतिम फैसला इस बार भूपेंद्र यादव की दिल्ली रवानगी पर साफ होता हुआ और बहुत जल्द सामने वो आंकड़े भी सीट शेयरिंग के। देखिए, बिल्कुल विभा, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है, चूंकि 28 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, तो इससे पहले बहुत ज़्यादा समय नहीं है चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों का। तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहला कदम जो है वो सीट शेयरिंग का जो मामला है उसे सॉल्व किया जाए, और उसी को लेकर कवायद चल रही है। और जो हमारे पास हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में सब कुछ फाइनल होगा। एनडीए एक साथ एक मंच पर बैठकर सीटों का ऐलान करेगा। और इसको लेकर आज जो बिहार प्रभारी हैं बीजेपी के, भूपेंद्र यादव, वो दिल्ली रवाना हुए हैं। और उन्होंने इससे पहले, अपनी रवानगी से पहले, यहां पर सभी नेताओं के साथ बैठक की है। और बीजेपी ने वो तमाम लिस्ट बना ली है जिस पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, जिस सीटों पर बीजेपी कंफर्टेबल है, उन सीटों की लिस्ट भूपेंद्र यादव तैयार कर चुके हैं। इसमें एक पेच जरूर फंसा हुआ है विभा, की जो जेडीयू के साथ कई सीटें ऐसी है बीजेपी की जिस पर मामला अदला बदली का है। कई सीटें चाह रही है जेडीयू की बीजेपी जिस के कोटे की जो सीट है वो उसे मिले, और कई नेताओं को जेडीयू में पिछले दिनों जो ज्वाइन भी कराया गया है उन्हें भी एडजस्ट करना है जेडीयू को। तो इन मुद्दों पर थोड़ी बहुत बातचीत अभी बची हुई है बीजेपी जेडीयू के। कौन-कौन सी सीटें हो सकती हैं जहां पर ये पेच फंसा हुआ नजर आता है? देखिए, बिल्कुल लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं विभा जिस पर की पेच फंसा हुआ है, और इसे तय करना होगा। ये बड़ा एक कह सकते हैं मुश्किल भरा सबब होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, खास करके बीजेपी में जो पिछले दिनों आरजेडी से कुछ नेताओं को ज्वाइन कराया गया था जेडीयू में, उस समय ही विरोध उन्होंने किया था कि इन सीटों पर अगर आरजेडी के नेताओं को जेडीयू में शामिल कराया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये सीटें जेडीयू अपने कोटे में लेंगी। तो इसका विरोध भी हुआ था, और इन सब चीज़ों पर बैठकर बात हुई है। सभी जो विधानसभा के प्रभारी हैं बीजेपी के, उनके साथ बैठक हुई है। लगातार 3 से 4 दिनों तक पिछले दिनों बैठक बीजेपी कार्यालय में हुई। उसके बाद 1-to-1 भी भूपेंद्र यादव लोगों से मिले हैं, नेताओं से, और उन फीडबैक के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की गई है जो बीजेपी कोटे की सीटें होंगी, और इसी पर जेडीयू से बात होगी। लेकिन एक सबसे बड़ा पेच चिराग पासवान फंसा रहे हैं। जो एलजेपी का जो रुख है एनडीए के अंदर विभा, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पेच वहीं पे फंसा हुआ है। और ये बातें हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उसको लेकर भी बीजेपी दिल्ली में 1 से 2 दिनों में, आज से कल तक में, चिराग पासवान से अलग टेबल पे बैठेगी, और बीजेपी चिराग पासवान से उन सीटों पर बात करेगी, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। और जो विवाद है, जो बात लगातार चिराग पासवान लगातार उठा रहे हैं, सीटों का मामला जो माना जा रहा है कि 25 सीटों के आसपास एलजेपी को मिलेगा, उन सीटों पर चिराग से बात करने की कवायद होगी, और उसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे, जेडीयू के नेता उसमें शामिल नहीं होंगे। ये सोर्स हमारे बता रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी जो जद्दोजहद है वो बीजेपी को करनी है, और बीजेपी ही इनिशिएशन लेगी जिसमें एलजेपी के साथ बातचीत किया जाएगा और इस पूरी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी के लिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आरजेडी नेता मनोज झा ने साफ किया है कि 3 से 4 दिनों में स्थिति को साफ कर दिया जाएगा। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आरजेडी का यह दावा है कि सिर्फ 3 से 4 दिन इंतजार कीजिए। 3 से 4 दिनों के अंदर स्थितियां साफ हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब तमाम पार्टियों की तरफ से भागम भाग की स्थिति और इस सीट को लेकर सीट शेयरिंग क्या कुछ होगी, उस आंकड़े को जल्द से जल्द सामने लाने की कवायद बेहद तेज होती हुई। गठबंधन एक जमीन पे बन जाता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उस जमीन के बने गठबंधन को एक कॉन्टूर देके, एक शेप देकर के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इंतजार करिए, 72 से 96 घंटे के अंदर हमारी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी।
तो बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद रांची के केली बंगले की रौनक भी अब बढ़ गई है। बड़ी संख्या में आरजेडी के नेता केली बंगले के बाहर मंडरा रहे हैं। ये नेता ये जानते हुए भी कि यहां पहुंच रहे हैं, लालू यादव से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती है, फिर भी उनका यहां पर लगातार पहुंचने का दौर और क्रम जो है वो जारी है। यहां पहुंचे कई नेता खुलेआम अपने टिकट की दावेदारी पेश करते नजर आए। इन नेताओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रिम्स के केली बंगले के बाहर राजद नेताओं की गतिविधियां बढ़ गई है। आज कई नेता शनिवार के दिन इस इंतजार में पहुंचे हैं कि उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से हो जाए। हमारे साथ कुछ लोग हम उनसे बात करेंगे। नेताजी कहां से आए हैं आप? हम लोग अररिया जिला से आए हैं। जी, अररिया जिला से। जी, मनसा क्या है आने की? मानसा यहाँ हम लोग अभिभावक हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। हम लोग ने रन में जाने से पहले एक बार मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि षड्यंत्र के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को आरएसएस बीजेपी वाले ने, जो दलितों, शोषितों, गरीबों का मसीहा थे, उन्हें जेल में रखते हैं। और हम की तारीखों का ऐलान हो चुका है, टिकट को लेकर कितने कंफर्म है? ये टिकट के लेकर नहीं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और बिहार की जो जनता है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में, ये अगर जेल में भी है तो ये एक लालू नहीं, बिहार में लाखों लाख लालू तेजस्वी यादव पैदा ले लिया है, जिनको रोकने से भी नहीं रुकेगा। एक नहीं लाख लालू हैं। आप क्या कहेंगे? जी, ये जो चुनावी घोषणा हो चुका है, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं। उनका जो यहाँ से जो हम लोग आशीर्वाद लेके जाएंगे क्षेत्र में, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाकर इस बार हम लोग 2020 के चुनाव में फाइनली जो है आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं। टिकट को लेकर कंफर्म है? जी, टिकट को लेकर कंफर्म है। टिकट की उम्मीदवारी की बात चल रही है। शनिवार का दिन है, चुनिंदा लोगों से, चुनिंदा नेताओं से लालू प्रसाद जी की मुलाकात होगी। अब देखना है कि मुलाकात जो लालू दर्शन है किसके भाग्य में लिखा है। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, केली बंगला, रांची। तो चुनाव की घोषणा के बाद जेडीयू दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ भी लगने लगी है। टिकट के दावेदार पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। पार्टी दफ्तर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पार्टी दफ्तरों में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ने लगी। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय की, जहां पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मिले हैं, पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर हैं। आरसीपी सिंह पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और उनसे मिलने के लिए पार्टी के कई कार्यकर्ता, खासकर जो टिकट के दावेदार है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोग दूर दूर से आए हैं और सिर्फ इस उम्मीद में कि बड़े नेताओं से मुलाकात हो जाए और टिकट मिले। देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो फाइल भी लेकर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? अच्छा जी, अररिया से। ये हाथ में फाइल वगैरह, चुनाव लड़ना है? जी जी जी। जी, तो मुलाकात हुई किसी बड़े नेता से? नहीं, कल का अपॉइंटमेंट मिला है नीतीश कुमार से। अच्छा, जी, कल पार्टी दफ्तर में मुलाकात जी जी जी। और अभी आए चुनाव लड़ने? जी जी जी, रोहतास जिला से, चिचनारी विधानसभा सुरक्षित से। क्या नाम हुआ आपका? मुंगेरी पासवान। तो मतलब कभी किसी से मुलाकात हुई है? अभी हुई नहीं है, टाइम मिला हुआ है मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। अच्छा, तो देखिए कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात का वक्त मिला है और जाहिर सी बात है तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार उन्हें टिकट मिले। कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो कई सालों से पार्टी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और इस बार जब विधानसभा चुनाव का वक्त आ रहा है तब इन्हें उम्मीद है कि बड़े नेता से मुलाकात होगी तो शायद उन्हें भी टिकट मिले। तो जाहिर सी बात है हर राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़े। तो अगर इन कार्यकर्ताओं के बीच है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों पार्टी दफ्तर में पहुंचने वाले, जिनसे मुलाकात होगी पार्टी कार्यकर्ताओं की और उसके बाद नीतीश कुमार से उन्हें क्या कुछ निर्देश मिलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी दफ्तर में जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद हलचल तेज हो गई है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर ये कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे। सीएम नीतीश ने मिलने के लिए पार्टी दफ्तर उन्हें बुलाया है। वीआरएस लेकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्हें बिहार का रॉबिन हुड भी कहा जा रहा है। बिहार के पूर्व डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे और किस पार्टी से और कहां से चुनाव लड़ेंगे लेकर इसको बहुत संजय। और इस बीच जो खबर आ रही है कि जेडीयू से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे
और इस वक्त उन्हें बुलावा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए और वो पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बड़ी खबर कही जाएगी, गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल होने वाले हैं और बुलावा भी उन्हें गया है। कब तक ये मुलाकात हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी खबर है। बिहार के पूर्व डीजी गुप्तेश्वर पांडे अब से कुछ देर के बाद जेडीयू दफ्तर में पहुंचेंगे और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जेडीयू दफ्तर में ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिन पर आज सबसे ज्यादा निगाहें टिके रहेंगे वो हैं गुप्तेश्वर पांडे, जो पूर्व डीजी है। और उनके बारे में खबर है कि वो वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं या फिर बक्सर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और जो जानकारी मिले कि कभी भी किसी वक्त गुप्तेश्वर पांडे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जो जेडीयू के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण लीडर हैं, वो यहाँ पर पार्टी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 12:30 से 1 बजे के आसपास का वक्त मुकर्रर किया गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो हमारे सूत्र है उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार की तरफ से फोन गया है गुप्तेश्वर पांडे को कि आप पार्टी दफ्तर आइए। पार्टी दफ्तर आज बुलाने का मकसद साफ है कि चूंकि अब चुनाव का समय है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है और आचार संहिता भी लागू हो चुका है, तो ऐसे में जेडीयू दफ्तर में गुप्तेश्वर पांडे का पहुंचना आसानी से अंदाजा लगा सकती है कि जेडीयू में जो बार बार चर्चा थी कि जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बस कुछ देर के बाद गुप्तेश्वर पांडे यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद जो एक रस्म होता है वो पूरा आनंद, तो क्या ये माना जाए कि सुशांत तो सिर्फ एक बहाना थे, राजनीति में किस्मत आजमाना था और जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में जाना था? ये पूरी पटकथा जो है इस तरफ इशारा करती है और उसकी तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। देखिए, आप एक बात ये भी कह सकती है कि निशाना कहीं और था और गुप्तेश्वर पांडे पहले भी चुनाव लड़ना चाहते थे। एक बार आपको याद होगा उन्होंने पहले भी बीआरएस दिया था और लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, तब उन्हें टिकट नहीं मिला था। एक बार फिर से उनकी जो महत्वाकांक्षा, खासकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो सामने आनंद, लेकिन सवाल ये कि बीजेपी और जेडीयू में जेडीयू का चुनाव, उनके सामने दो बड़ी पार्टियां थी, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो जेडीयू एक बड़ी पार्टी, उसमें चुनाव करना जेडीयू का। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल का जवाब यही होगा मेरे अंदाज से, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ था, जिस तरीके से हर बार लगातार गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे और जो भी बिहार पुलिस फैसला ले रही थी उसमें वो लगातार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे। और उसके बाद जब सीबीआई की जांच की अनुशंसा डीजीपी की तरफ से की गई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री को बोला था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, तब गुप्तेश्वर पांडे ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ की थी और जिस तरीके से शिवसेना के नेता नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे और डिफेंड करते थे गुप्तेश्वर पांडे, उसी समय से अगर कड़ियों को जोड़ते जाएं तो लगातार ये तस्वीर साफ होती जा रही थी कि गुप्तेश्वर पांडे बहुत जल्द जेडीयू में शामिल होने वाले हैं और आज तस्वीर साफ हो गई। देखिए, एक वजह और भी बताई जा रही है, चूंकि गुप्तेश्वर पांडे की इच्छा लगातार रही है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव होने वाला है जिसमें 3.5 साल का अभी वक्त बचा हुआ है और गुप्तेश्वर पांडे की इच्छा है कि वो लोकसभा का उपचुनाव लड़े। बार बार वो बक्सर के प्रेम के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन पूर्व मंत्री संतोष जी, आप भी टिकट के लिए? ना। तो देखिए, अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार खबर दिखा रहे हैं। संतोष निराला है जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर में और वो भी मुलाकात करेंगे। इस बार टिकट के लिए जो भी दावेदार है, मंत्री हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, तमाम लोग पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। आनंद, आप इस पर नजर बनाए रखिए, हम आप तक पहुंचेंगे। गुप्तेश्वर पांडे जैसे ही पहुंचते हैं इस कार्यालय, क्योंकि सबकी निगाहें गुप्तेश्वर पांडे पर ज्यादा टिकी हुई है कि गुप्तेश्वर पांडे आखिर जेडीयू से और किस जगह से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही वादों और दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार का नारा देते हुए कहा कि अब 7 निश्चय पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। नीतीश ने यह भी कहा कि अगर जनता उन्हें फिर से मौका देती है तो युवाओं पर उनका पूरा फोकस होगा। कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, उस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा।
और लगातार बारिश के बाद दरभंगा शहर दरिया में तब्दील हो चुका है। सरकारी अस्पताल डीएमसीएच पूरी तरह से झील में तब्दील नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं, घुटने भर पानी और उसी में आने जाने की लोगों की व्यवस्था भी। अस्पताल परिसर में पानी ही पानी, आपको चारों तरफ जहां तक निगाह जाएगी नजर आएगा। लोग घुटने भर पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। वहीं शहर के मुख्य बाजार लहेरिया सराय बाजार में भी पानी लगा हुआ है। दुकानों में पानी घुसने के बाद ज्यादातर दुकानें अब बंद हैं। सड़कों पर घुटने भर पानी, जल की वजह से लोगों के बीच भी आवाजाही को लेकर दिक्कतें। जल जमाव के बाद लोगों का गुस्सा अब नगर निगम और प्रशासन पर फूट पड़ा है। बाहर हम लोग को निकलना मुश्किल हो गया है। अब वार्ड से बाहर निकलना, सब जितना भी बाथरूम है से लेकर के लेकिन बस पूरा जाम हो गया है। वहाँ पूरा ना कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं। इसका हाल हमारे विधायक जी को दिखाया जाए। आपके दुकान में पानी है, कितना पानी होगा? पानी 1 फीट से ऊपर था, अभी तो कुछ कमा है। सुबह तो 1 फीट से ऊपर था पानी। बांका में बेखौफ बालू माफिया सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। यही नहीं, बांका मुंगेर की सिम पर बदुआ नदी पर बने पुल के पास से लगातार बालू का उठाव भी हो रहा है। पुल के पास से बालू उठाव के कारण पुल का एक पाया धंस चुका है। हालात ये हैं कि यातायात पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है। 2010 में पथ निर्माण विभाग ने करीब 7 करोड़ की लागत से कांवरिया पथ पर इस पुल का निर्माण कराया था। इस पुल के बनने से बांका और मुंगेर के दर्जनों गांवों का संपर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब पाया धंसने से इलाके के लोग डरे हुए हैं। अगर ये पुल किसी कारण से गिर जाता है तो हम लोग का ये जो बिजनेस है इस पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। कितने धर्मशाले और मुंगेर बांका का संपर्क भी टूट सकता है। 7 नंबर पाया वो शायद धंसा है थोड़ा, जिसके कारण पुल पर आवागमन को रोक दिया गया है। उसमें अभी ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि इंजीनियर की टीम जो है वो आने वाली है और बांका में बेलघाट थाना अध्यक्ष और यहाँ मेरे संगनापुर थाना अध्यक्ष और सीओ को रिएक्शन दिया कि वो लोग तुरंत जाएंगे। तो खबरों का